अरे वाह! स्वागत है आपका एक बार हमारे स्पेशल यूट्यूब लाइव में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ब्रांडेड दवाई वर्सेस जेनरिक दवाइयाँ। और इस हमारे लाइव में हम बताएँगे आपको कि मेन क्या फ़र्क होता है जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड में, और क्या क्वालिटी का फ़र्क होता है, क्या अमेरिका वाला क्या एंगल है, क्या एग्ज़ाम्पल हैं, क्या इसकी सच्चाई है। मिथ्स तोड़ेंगे हम ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक दवाई के, और गेम प्लान बताएंगे और बेसिक फ़र्क बताएंगे और प्राइस गैप का राज खोलेंगे और सीधी बात करेंगे। तो ये लाइव में मैं सबसे पहले एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ। आज जब मैं सुबह अपनी कैब में जा रहा था तो एक भैया मिले, उनसे बात करते करते वो पूछने लगे कि भैया आप क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मैं सीआरए हूँ क्लिनिकल रिसर्च में। तो वो पूछने लगे क्या होता है, तो मैंने क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बताया और बताया कि मैं मेरा काम होता है कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और उन लोगों के साथ काम करता हूँ और उनके बीच जाकर चेक करता हूँ कि सारे रूल्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रायल चल रहा है नहीं चल रहा है, या रिसर्च हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि वही दवाई मार्केट में आने वाली है। पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है हमें, और जो भी कुछ होता है उसका प्रूफ भी देना, मतलब चेक करना होता है हमें हॉस्पिटल में जाके, और ज़रूरत पड़ने पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो और हम दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक से चलें। तो उनको जब सारी चीज़ें समझ आई तो उन्होंने बोला कि आपको तो पता ही होगा कि डॉक्टर बहुत सारे ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं, तो क्या हम सस्ती वाली प्रधानमंत्री में जो मिलती हैं जन औषधि में, या सस्ती दवाई जेनरिक दवाई ले सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उनको बताई सारी चीज़ें, और मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बहुत आम लोगों का बहुत ज़्यादा होता है और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ। तो सीधी बात में समझते हैं कि एक्चुअली में फ़र्क क्या होता है जेनरिक में और ब्रांडेड दवाई में। तो मेन फ़र्क ये होता है कि जो ब्रांडेड दवाई होती है वो कंपनी के ब्रांड नेम से बिकती है। जैसे क्रोसिन सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रीमियम प्राइस अलग होता है, क्योंकि डॉक्टर रिकॉल, प्रमोशन, ट्रेड नेटवर्क सब जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर। तो डॉक्टर लिखते हैं और केमिस्ट पुश करते हैं उस चीज़ को, इसीलिए ब्रांडेड थोड़ा सा महंगा होता है। और जेनरिक दवाई क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम ही होता है, स्ट्रेंथ भी सेम होती है, डोसेज भी सेम होती है, पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और रेफरेंस ड्रग के जो मतलब ब्रांडेड दवाई है उसके इक्विवेलेंट में ही उसके अंदर जो सेम मॉलिक्यूल होता है वही होता है, केमिकल बिल्कुल सेम होता है। तो सिंपल है कि मॉलिक्यूल या ट्रेड जेनरिक जेनरिक होता है। और जो ब्रांड है उसमें क्वालिटी का गारंटी ऐसा नहीं होता कि ब्रांड नेम से क्वालिटी का गारंटी हो जाता है, सिर्फ आइडेंटिटी का लेबल हो जाता है कि हाँ भाई ये फला ब्रांड की दवाई है। असली काम तो मॉलिक्यूल को करना है, किसी ब्रांड नेम को तो नहीं करना है, फैंसी नेम को। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक जैसे फॉर एग्जांपल बुखार की दवाई आप एक पैरासीटामोल ले रहे हो कि किसी क्रोसिन नाम की कंपनी का या किसी दूसरे नाम की कंपनी का ले रहे हो, तो वहाँ मॉलिक्यूल काम करेगा, स्ट्रेंथ काम करेगी, डोज काम करेगी, ना कि कंपनी का नाम काम करेगा। तो जो फ़र्क है वो प्राइस का हो सकता है, पैकेजिंग का हो सकता है, प्रमोशन का हो सकता है। और महंगी दवाई बेटर है ये हमेशा ही नहीं होता, या सस्ती दवाई ख़राब है ये हमेशा ही नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ें अप्रूवल से, एक प्रोसेस से होकर गुजरती हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है। तो जेनरिक दवाइयाँ हमेशा ही ख़राब नहीं होती हैं। तो अब सवाल है कि प्राइस इतना महंगा क्यों होता है और अलग क्यों होता है। तो इसका मेन कारण ये है कि उसका मार्केटिंग कॉस्ट, डॉक्टर का जो आउटरीच है, ब्रांडिंग है, फिर सेल्स है, ये सब, और उसका एमआरपी है कि कितना लिखा हुआ है और कितना परसेंटेज उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके लिए। तो जो सेम कंपनी का जो ब्रांड है वो मतलब 15 से 45-50%, 60% तक भी महंगा हो सकता है। और क्योंकि उसमें रिटेलर का मार्जिन, होलसेलर का मार्जिन, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन का प्रीमियम होता है वो, तो लोग सोचते हैं कि जो महंगा है वो बेहतर होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है, और फार्मा इसी के बेसिस पर ही काम करता है। तो ब्रांडेड और जेनरिक का बेसिक अंतर आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा मिथ्स बता दिया है कि, और प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है वो बताया। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि अमेरिका में 90% जो दवाइयाँ हैं वो जेनरिक की बिकती हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, तो मेन चीज़ है बायोइक्विवेलेंस और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। और यूएस में जेनरिक का जो है मार्केट, वो बहुत ही बड़ा मार्केट है।
तो अगर अमेरिका जैसी डेवलप्ड जो कंट्री है वो जेनरिक यूज़ कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इंग्रेडिएंट देखते हैं, डोज देखते हैं और रूट मैच देखते हैं कि भाई कैसे देनी है दवाई, किस रूट से देनी है। तो वो सब चीज़ें करके, और जो FDA है US का, जो गवर्नमेंट बॉडी है जो चेक करती है प्लांट्स को कि उसके हिसाब से कोई जो प्लांट है वो बैन हो सकता है या कुछ फेल भी हो सकते हैं। तो जो 90% दवाइयाँ हैं अमेरिका में वो जेनरिक ही जाती हैं, और प्रिस्क्रिप्शन भी है उसी पे ही डिपेंड करता है। और भारत से जाने वाली जो दवाइयाँ हैं जेनरिक, वही सबसे ज़्यादा अमेरिका में यूज़ होती हैं। यानी नाम तो अलग हो सकता है लेकिन असर सेम है, क्योंकि वो उस चीज़ को जानते हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं। भारत में ब्रांड के पीछे पड़े रहते हैं कि कौन सा ब्रांड लिखा है डॉक्टर ने, और हम जाते हैं केमिस्ट के पास और बोलते हैं कि ये मिलेगा, तो जो डॉक्टर ने लिखा है वही दो, अगर दूसरा है तो नहीं। जबकि कई बार वो केमिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ये 100 रुपये वाला नहीं है हमारे पास, ये सेम दवाई 80 रुपये में, 70 रुपये में है, सेम केमिकल है, सेम सब कुछ है, आप लोगे। तो पेशेंट इतना ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि वो नहीं लेते हैं। तो आप डॉक्टर से कहिए कि आप सॉल्ट का नेम लिखिए, आप ब्रांड नेम मत लिखिए, क्योंकि वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। और भारत जैसी कंट्री में जेनरिक दवाइयाँ आम लोगों को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जानकार होते हैं, जो पता लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं और वो थोड़ी सस्ती दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी जानकारी के अभाव में उसको महंगी दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि जेनरिक दवाइयाँ ख़राब ही होती, मैंने ड्राइवर को भी इसी तरह से बोला, अगर जेनरिक दवाइयाँ ख़राब होती तो अमेरिका जैसे हाईली जो रेगुलेटेड कंट्री है वहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ कैसे इतनी पॉपुलर हो जाती। तो तो ये अंतर होना चाहिए ना, तो मतलब आपको पता होना चाहिए ये अंतर। तो जो US में इसका वॉल्यूम है वो 90% से ज़्यादा होता है। प्रॉफिट जो ब्रांड का प्रॉफिट है ब्रांडेड का, वो 92% है जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। और जो जेनरिक दवाई हैं उनका प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, डॉक्टर का आउटरीच, ब्रांडिंग, सेल्स उतना ज़्यादा नहीं होता है। और वो सस्ती से सस्ती जो अमाउंट है, जो प्राइस है उसमें वो दे सकते हैं। तो और भारत में जो बनाने वाली कंपनियां हैं जो जेनरिक बनाती हैं, वो बड़ी ही फास्ट हैं, बहुत जल्दी मार्केट में एंट्री ले लेती हैं। जैसे ही किसी का ब्रांड आता है और उसका जेनरिक जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर देते हैं, और जिससे वो अपनी मार्केट में अच्छी पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि असर तो सेम ही होने वाला है। और पैसा, रेट की बात करें तो रेट में बहुत कम हो जाता है। तो सीधा एंगल है कि जो वॉल्यूम है वो जेनरिक का ज़्यादा होता है, लेकिन जो पैसा बनाते हैं वो ब्रांडेड ही बनाते हैं। तो डेफिनेशन भी सेम ही है कि सेम स्ट्रेंथ, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोसेज भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो बस नाम अलग होता है। तो आप कंपनी के नाम पे जाना चाहते हैं तो फिर आप ब्रांडेड की तरफ जा सकते हो। आप अगर मॉलिक्यूल के नाम पे जाते हो तो आप जेनरिक दवाइयाँ आराम से ले सकते हो और आराम से खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंसिबल ये है कि जो क्रोनिक बीमारियां हैं, या अगर डॉक्टर बिल्कुल ही बोल दे कि नहीं इसमें आपको यही लेनी है, क्योंकि डॉक्टर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का कि इस स्पेशल जो बीमारी है या किसी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कोई, या कोई स्पेशल बीमारी है, आपको यही दवाई लेनी है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप ब्रांडेड की तरफ भी 1% जा सकते हैं। लेकिन 90% केसेस में मतलब 10% आप ब्रांडेड का रख लीजिए, लेकिन 90% केसेस में आप जेनरिक की तरफ जा सकते हो बहुत ही आराम से। तो असली चीज़ क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो सेम है, जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, डोज है वो सेम है। तो डिफरेंस कहाँ आता है भैया? प्राइस अलग है, पैकेजिंग ब्रांडेड वाले की हो सकता है थोड़ी अच्छी हो, प्रमोशन अच्छा हो, और मार्केट में नाम हो उसका, और हर आदमी बोलता कि फ़लाने दवाई ले लो। तो ये डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन उसके असर में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बॉटम लाइन यही रहेगी कि हर महंगी दवाई बेटर नहीं होती और हर सस्ती दवाई बेकार नहीं होती। तो रियल क्वेश्चन क्या है कि अप्रूवल है या नहीं है, सही कंपनी है या नहीं है, सप्लाई चेन कैसा है,
कहाँ पे मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री जन औषधि से आप ले लीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो, तो वहाँ से आप ले लीजिए जाके, या फिर बहुत सारी आजकल ऑनलाइन कंपनियाँ खुल गई हैं, वहाँ से जाके आप ले लीजिए और चेक कर लीजिए सारी डिटेल। और आपको लगता है तो आप कुछ केसेस में आप ब्रांडेड भी ले सकते हो, लेकिन जो दवाइयाँ हैं ये जेनरिक वो भी ख़राब नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो मॉलिक्यूल उसमें भी वही रहता है, उसमें भी वही रहता है, मैन्युफैक्चरर का डिफरेंस हो सकता है, एक्सपायरी इस पे भी रहती है, उस पे भी रहती है, स्ट्रिप बढ़िया से सील होती है, ये भी होती है, वो भी होती है। तो फ़र्क क्या है, जेनरिक भी ट्रस्ट वर्दी मेडिसिन होती हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जेनरिक ही यूज़ होती हैं। तो वहाँ अगर जेनरिक यूज़ हो सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती हैं? तो आप भी यूज़ कर सकते हो। और कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर बोलते हैं कि नहीं आपको ब्रांडेड ही लेना है, तो एक बार आप सरकारी में जाके सेम चीज़ दिखाइए, वहाँ तो जेनरिक ही मिलेगी और वहाँ पे भी पेशेंट ठीक होते हैं, क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा सोचें और उस तरफ जा सकते हैं। तो प्राइस गैप क्यों होता है इतना? सिंपल है, आपको पता ही, अब इतनी बात सुनने के बाद पता चल गया होगा। मार्केटिंग करनी होती है, ट्रेड मार्जिन्स रहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन का प्रीमियम रहता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं इसके अंदर, मार्केटाइजेशन होता है हर चीज़ का। तो कंपैरिजन सिंपल है। तो आपको अगर पैसे बचाने हैं तो आप जेनरिक की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी दवाई अच्छी होती है। और कुछ रेयर केसेस में थोड़े से 10% ले लीजिए, उसमें आप ब्रांडेड की तरफ भी जा सकते हो, अगर आपका डॉक्टर बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बोलता है कि हाँ ब्रांडेड ही लेनी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। भारत में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो अमेरिका में जेनरिक दवाइयाँ जाती हैं वो सबसे ज़्यादा भारत से ही जाती हैं। मतलब अगर कहें तो अमेरिका में लगभग 40% जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो इंडिया से ही जाती हैं। और जो 90% प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है यूएस में वो जेनरिक होती हैं। मतलब अगर 100 लोगों को दवाई लिखी गई तो 90 लोगों को अमेरिका में जेनरिक दवाई लिखी जाती हैं। इसीलिए ऐसे ही नहीं इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इसीलिए दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका नहीं, बहुत सारे देशों में भारत की जो दवाइयाँ हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, वही जाती हैं। और रियल वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे, मैन्युफैक्चरिंग चेक्स पे, बायो इक्विवेलेंस पे वो खरी उतरती हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनी सस्ती और क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा यूएस में जो एफडीए है उनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। और बड़े बड़े नाम की बात करूं, जैसे भारत की बहुत सारी कंपनियां जो जेनरिक दवाइयां बनाती हैं, जैसे सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, सिप्ला हो गया, ल्यूपिन हो गया, अरविंदो अरविंदो फार्मा हो गया, ऐसी बहुत सारी भारत की अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी, जो जेनरिक दवाइयां बनाती हैं। और उनकी दवाइयां बिल्कुल सेफ़, इफ़ेक्टिव, एफडीए अप्रूव्ड, बहुत सारी दवाइयों का अप्रूवल मिलता है एफडीए से। मतलब जो यूएस की गवर्नमेंट बॉडी है जो अप्रूवल देती है, भारत की जो गवर्नमेंट बॉडी है वो अप्रूवल देती है। और जो लाइसेंस्ड फार्मेसी से उनको मतलब अप्रूवल मिले होते हैं कि आप बना सकते हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यूज़ करके आप उनको बना सकते हो और पेशेंट भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ख़राब होती हैं या फिर वो सस्ती मार्केट में दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हैं, तो आप आराम से, बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। और कभी इसको चेक करने के लिए भी यूएस एफडीए में इंस्पेक्शन होते हैं, और इंस्पेक्शन में कई बार वार्निंग भी आ जाती है। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों, वैसे भी ब्रांडेड कंपनियों में भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, जिनकी ब्रांडेड दवाई होती हैं उनमें भी इंस्पेक्शन के इश्यूज़ आ जाते हैं। या फिर लेकिन जो ओवरऑल इंडियन जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो यूएस का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका बैकबोन है। तो जैसा इस स्लाइड में मैंने दिखाया है, जो 2025 में इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट था वो यूएस में लगभग 35% यूएस का के लिए ही था। और जो 95% यूएस को जाने वाली जो शिपमेंट्स थी ना दवाइयों की, वो जेनरिक थी। मतलब 100 दवाइयाँ जा रही हैं, उसमें 95% भारत से जो जा रही हैं वो जेनरिक ही जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि कितने हद तक जेनरिक दवाइयों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है दुनिया के अंदर, यूएस के अंदर। और 42% जो यूएस की टोटल प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं। मतलब अमेरिका में 100 दवाइयाँ लिखी जा रही हैं तो उसमें 42 दवाइयाँ भारत से आई हुई जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। तो समझिए ये डेटा क्या बता रहा है। अगर जेनरिक दवाइयाँ सच में ख़राब होती हैं या सच में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो आप ये मकड़ जाल से निकलिए। अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेनी ही हैं तो
स्वदेशी दवाइयाँ लीजिए। इसमें भी स्वदेशी का आप देशभक्ति की भावना लाइए। भारत में निर्मित अच्छी क्वालिटी की जेनरिक दवाइयाँ आप ले सकते हो। और अगर ख़राब ही होती हैं तो अप्रूवल कैसे मिल रहा है? इंडिया में भी मिल रहा है, यूएस में भी मिल रहा है, तो ये दवाइयाँ भी अच्छी हैं। तो इस मामले में भी आप गुलामी छोड़िए। अगर आपको अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही खानी है तो देश में बनी जेनरिक दवाइयाँ खाइए। और मैं तो कहता हूँ कि दवाई आप ज़रूरत ही ना पड़े आपको खाने की, इसीलिए थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ भी आएँ और कोशिश करें स्वस्थ रहने की, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और थोड़ा सा योग की तरफ भी जाएं। और आयुर्वेद की छोटी मोटी नॉलेज हर घर में होती है, उसको भी अपनाएं। खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। अब जैसा मेरा जॉब है उसमें अब कई बार हफ्ते में पूरे हफ्ते ही बाहर रहना पड़ता है, बाहर खाना पड़ता है, तो मेरी मजबूरी हो गई कि इतने दिन के लिए मैं लेके नहीं जा सकता, तो मुझे तो मजबूरी में खाना पड़ता है। लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है, ज़्यादातर लोगों की, वो रोज़ घर पे ही खाना खाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां खान पान से ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां सही टाइम पे सोने से ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां भूखे रहने से भी ठीक हो जाती हैं। लोग खाने से बीमार नहीं हैं, खाने की वजह से बीमार हैं। मतलब ज़्यादा खाते हैं इसलिए बीमार हो गए हैं। अगर लोग थोड़ा सा व्रत करना स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लें, 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उसमें जो ऑटोफेजी है वो बहुत काम करता है। ऑटोफेजी क्या होता है कि आप 16 से 18 घंटे में बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है कि बॉडी अपनी सेल्स, जो ख़राब सेल्स हैं, ख़राब मॉलिक्यूल्स हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देता है और उससे भी स्वास्थ्य आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हम वैसे भी ठीक हो सकते हैं। तो और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रांडेड क्या एक्स्ट्रा पैसा भी दे के ले सकते हैं। और जो भारत के आम लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, जैसे कुछ कार्डियक या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनकी कुछ एस्पिरिन, कुछ खून पतला करने की दवाई चलती है, उनको साथ में बीपी रहता है, बीपी की दवाई चलती है, कुछ उनको शुगर रहता है, शुगर की दवाई चलती है, कुछ उनको गैस की दवाई चलती है, कुछ कोलेस्ट्रॉल की दवाई चलती है। ये कॉमन दवाई मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द भारत में हर घर में एक ना एक पेशेंट को इस तरह की कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं और उनका खर्चा 5 से 8 हज़ार रुपये महीने का होता है अगर वो ब्रांडेड लेते हैं तो। और वही इसको जेनरिक में ले जाएं तो कम से कम उसको 40%, 60 से लेके 70% या 65% तक बहुत आराम से कम किया जाता है अगर वो जेनरिक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो उनकी कमाई होती है। मान लो एक आम आदमी 20-30 हज़ार रुपये कमाता है, उसमें से 5-7 हज़ार रुपये एक आदमी के अगर इलाज पे चला जाए तो घर पे कितना दबाव पड़ता है, और जानकारी के अभाव में वो जेनरिक की तरफ जा नहीं पाते। तो थोड़ी सी जानकारी, अवेयरनेस बढ़ाइए। अगर आपको लगता है सरकारी हॉस्पिटल में जाके, अगर आप बहुत दिनों से प्राइवेट में दिखा रहे हैं तो एक दो बार सरकारी में जाइए, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं, जैसे कुछ केमिकल का, सॉल्ट का नेम लिखते हैं, तो वो सॉल्ट का नेम से आपको जेनरिक दवाई मिल जाएगी। या वहाँ पे भी जो दवाइयाँ मिलती हैं बहुत सारी जेनरिक ही होती हैं। तो इतना सब मैंने डेटा बता दिया कि 40% जो शेयर है वो इंडिया का है, और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बैकबोन हैं अमेरिका की, और जो भारत का शिपमेंट होता है दवाइयों का 95% जेनरिक होता है। तो जब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है दवाई लेने से जेनरिक, तो हमें इतना हेजिटेशन क्यों? मुझे लगता है कि हेजिटेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जानकारी की कमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इन चीज़ों की लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो आपको सिंपली बोल देते हैं कि हाँ, इन कुछ ब्रांड्स, मतलब जेनरिक में भी ब्रांड आ जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल जेनरिक में नहीं जाना तो काफ़ी अच्छी जो रिनाउंड कंपनियां हैं भारत की, उनका आप ले सकते हो। तो ये जो यूएस का सिस्टम है वो पूरी तरह से जेनरिक दवाइयों पर ही डिपेंड करता है। अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो इतने सारे जो टैरिफ्स लगा दिए थे, लेकिन दवाइयों पे नहीं लगाए। उनको पता है ना कि अगर दवाइयों पे टैरिफ लगा दिया और भारत से कम आनी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, चीज़ों को जानिए। अब इसको मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर भारत की जेनरिक दवाइयाँ अमेरिका में न जाएँ तो क्या हो। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई अटोरवास्टैटिन होती है, शुगर की मेटफॉर्मिन होती है, और बीपी की एम्लोडिपिन वगैरह कुछ दवाइयाँ होती हैं, लोसार्टन वगैरह दवाइयाँ होती हैं, कुछ अलग अलग इंसुलिन जाते हैं, गैस की दवाइयाँ जाती हैं। तो अगर जैसे अटोरवास्टैटिन की बात कर लें, अगर यूएस में बिल्कुल ब्रांडेड दवाई लें तो $150-200 एक महीने का खर्चा आएगा।
और वहीं अपनी इंडियन जेनरिक दवाइयाँ चली जाएँ तो $5 $10 पर एक महीने का खर्चा आएगा। तो आप समझिए कहाँ $150, कहाँ $5-10। वैसे ही मेटफॉर्मिन ही अमेरिका में अगर ब्रांडेड वाली लें तो 80 से $120 एक महीने का खर्चा आएगा, और वही जेनरिक दवाइयाँ लें 2 4 $10 में काम हो जाएगा। एम्लोडिपिन 100 से $150 का आएगा अगर ब्रांडेड लें, और वही इंडिया वाली जेनरिक चली जाएँ $2 से $5 पे एक महीने में काम आ जाएगा। तो इसी तरह से इसीलिए जो इंडिया की जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट बनी हुई हैं अमेरिका के अंदर। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बड़ी लो होती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, और भारत की कंपनियां हैं वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड रहती हैं, और उनके प्लांट सप्लाई रहते हैं, वो सब ऑडिट इंस्पेक्शन होता रहता है। और भारत की जो जेनरिक दवाइयां हैं वो 10 गुना से 50 गुना तक सस्ती होती हैं यूएस में, और इसीलिए वो जो यूएस का हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत की जेनरिक दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत से जाने वाली जो बहुत सारी हार्ट की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, स्टैटिन्स हैं, एम्लोडिपिन, लोसार्टन, मेटफॉर्मिन, मेटोप्रोलोल, डायबिटीज़ की मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, तो ये सब दवाइयाँ जितनी ग्लिप्टिन वाली, सीटाग्लिप्टिन, इंसुलिन, और गैस की पेंटाप्रोजोल वगैरह दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, एमॉक्सिलिन वगैरह सारी दवाइयाँ, पेन की बहुत सारी दवाइयाँ, गाबापेंटिन वगैरह नाम से जो आती हैं, पैरासीटामोल नाम से, और कैंसर की बहुत सारी दवाइयाँ, और जो भारत की मैंने कंपनियां बताई वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में। तो जेनरिक लेना सेंसिबल हो सकता है, और कभी कभी रेयर केसेस में डॉक्टर से पूछ के ले लें, और नहीं तो नॉर्मल केसेस में बहुत सारी जो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी भारत की कंपनियां वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी दवाइयाँ बनाती हैं। तो अमेरिका में यूज़ होने वाली मतलब जो कॉमन जेनरिक मेडिसिन है ना, वो इंडिया से ही जाती हैं और यूएस अप्रूव्ड होती हैं, वहाँ के एफडीए अप्रूवल देता है। भारत का जो सीडीएसयू है वहाँ से अप्रूवल मिलता है भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी से। मतलब जो गवर्नमेंट बॉडी अगर अप्रूव कर रही है तो हमें लेने में क्या दिक्कत है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो कब जेनरिक दवाइयाँ लेना सेंसिबल होता है, जैसे कॉमन बीमारियाँ हैं, जैसे बीपी है हर घर में, डायबिटीज़ हर घर में, कोलेस्ट्रॉल हर घर में, एसिडिटी हर घर में, बुखार पेन हर घर में, तो जेनरिक लेना बहुत ही ठीक रहता है इन केसेस में। और बहुत सारी जो लॉन्ग टर्म की दवाइयाँ होती है, जैसे बीपी हो गई, शुगर की मेडिसिन हो गई, इसमें जेनरिक दवाइयाँ बहुत पैसा बचा सकते हैं। टेंशन की बात कब है, जब डॉक्टर ने स्पेसिफिकली लिखा हो कि भाई ब्रांड नेम, ये ब्रांड की ही लेनी पड़ेगी इसमें, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो कि वो डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा उसके बारे में, तो उसमें डॉक्टर से पूछ सकते हैं। या फिर किसी दवाई का जो एफडीए अप्रूवल है या भारत का अप्रूवल है वो ठीक से नहीं आया होगा, तो उस केस में भी, मतलब अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर और वो अभी कुछ फेजेस में है, तो आप देख सकते हो कि भाई उसका जेनरिक अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हो जेनरिक में जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है। तो या फिर कुछ दवाइयाँ जिसके नैरो थेरेपेटिक एरिया है, मतलब बहुत ही स्पेशल, जैसे कुछ थायराइड की बीमारियाँ हैं, या फिर कुछ ट्रांसप्लांट की वो मेडिसिन्स हैं, कुछ एपिलेप्सी की मेडिसिन्स हैं, तो उसमें ब्रांड चेंज करने से प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ने अगर उस केस में स्पेसिफिक ब्रांड भी लिखा होगा कि आप चेंज मत करना, वो डॉक्टर पहले ही आपको बताएंगे कि भाई यही वाली लेनी है। लेकिन जो रोज़ की कॉमन बीमारी हैं तो जेनरिक बहुत बढ़िया काम करती है, और स्पेशल केस में, सीरियस केस में डॉक्टर को फॉलो कर सकते हैं। तो सेंसिबली आपको सोचना है, और मतलब आराम से, ध्यान से आप नॉर्मल बीमारियों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। और अपने डॉक्टर से जेनरिक के बारे में आप पूछिए कि सर मैं ये जेनरिक ले सकता हूँ। तो जब अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं वो आराम से जेनरिक यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा इसके लिए जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। आप डॉक्टर से क्वेश्चन पूछिए और बताइए कि सर हम पैसे इतने खर्च नहीं कर सकते, पैसा बच सकता है, तो डॉक्टर अपने आप ही आपको एडवाइस करेंगे। और उनसे आप जेनरिक के कुछ अच्छे ब्रांड भी लिखवा सकते हो, डॉक्टर को सब पता होता है और वो सब बता सकते हैं। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, जेनरिक पे आ सकता हूँ, तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं भारत के, वो आपको बताएंगे। और सब चीज़ें मतलब ध्यान में रख के, और वो आपको ऐसा गाइडेंस देंगे जो आपके भले के लिए हो। आपको डॉक्टर से क्या पूछना है, डॉक्टर से पूछना है सर बहुत लंबे टाइम तक ये दवाई चलेगी, मैं इतना कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ जेनरिक सजेस्ट कर दीजिए। या फिर
मेरा कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, तो मैं कैसे इतनी महंगी दवाई लूँ। तो डॉक्टर आपकी मदद करेंगे, आप सारे रीज़न उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो भारत के डॉक्टर इतने अच्छे हैं, वो समझते हैं ये सब चीज़ें। तो ध्यान रखिए, और बहुत सारी जो जानकारियां हैं इसी तरह की अच्छी अच्छी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमें किसी इस बीमारी के बारे में कुछ बेटर या अच्छी कंपनियों की जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सजेस्ट कीजिए। क्योंकि मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि आप ब्रांडेड लेंगे या जेनरिक लेंगे। मेरा उद्देश्य है कि मेरे भारत के देश के लोगों का पैसा बचे, और उनको अगर दवाइयाँ खानी ही पड़ रही हैं तो वो, अगर सस्ती दवाइयों से उनको पूरा आराम मिल सकता है तो सस्ती दवाई क्यों ना खाएं। क्यों आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। क्योंकि हमें अगर अपने देश को अमीर बनाना है तो हमें खुद के पैसे बचाने पड़ेंगे, खुद अमीर बनना पड़ेगा। यही राजीव दीक्षित का भी लक्ष्य था। क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। चलिए।